सुप्रभात बच्चों। 14 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी क्रम में मैं आज तीसरे दिन आप लोगों को हिंदी और उर्दू के महान कहानीकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताने जा रही हूँ। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। ये उपन्यास लिखने में इतने अधिक दक्ष थे कि उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। इन्होंने ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे। इनके पुत्र अमृत राय भी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया है। इनकी अनेक कहानियाँ आपने जूनियर कक्षाओं में जैसे पंच परमेश्वर, ईदगाह और दो बैलों की कथा आपने पढ़ी हैं। आज मैं आपको इनके द्वारा लिखित एक अनाथ लड़की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह एक हृदय स्पर्शी कहानी है जिसमें एक अनाथ लड़की विद्यालय के ट्रस्टी की वजह से जीवन में अनेक सुविधाएं और खुशियां प्राप्त करती है जिसकी वह हकदार है। कहानी के पात्र इस प्रकार हैं। रोहिणी, जो मुख्य पात्र है, अनाथ लड़की जिसके पिता की कुछ समय पूर्व ही मृत्यु हो गई है। पुरुषोत्तम दास, जो मुंबई के सेठ हैं और वो पूना आते जाते रहते हैं और वहाँ पर संस्कृत पाठशाला के ट्रस्टी भी हैं। रुक्मणी रोहिणी की माँ है और नरोत्तम दास पुरुषोत्तम दास का बेटा है। कौशल्या देवी पुरुषोत्तम दास की पत्नी है। कहानी में ये 5 पात्र मुख्य हैं और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। पुरुषोत्तम दास संस्कृत पाठशाला में पुरस्कार समारोह में जो है सम्मिलित होते हैं। पुरस्कार वितरण समारोह के बाद जैसे ही वो विद्यालय से बाहर निकलते हैं तो पीछे से एक लड़की दौड़ती हुई उनके दामन को पकड़ लेती है और कहती है, तुम मत जाओ। जैसे ही पुरुषोत्तम दास पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की है जो उनका दामन पकड़े हुए है। वह उसे उठाकर अपनी गोद में ले लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें भी कुछ पुरस्कार मिला। लड़की कोई उत्तर नहीं देती है। वो पुनः कहती है कि तुम मत जाओ, तुम जाते हो तो मुझे रोना आता है। तो पुरुषोत्तम दास कहते हैं, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है, काम नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। तो वो कहती है कि तुम मुझे भी साथ ले चलो।
तुम मुझे अपनी बेटी बनाकर रख लेना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। पुरुषोत्तम दास को उस लड़की की बातों से खुशी प्राप्त होती है और उसके प्रति दया आ जाती है। विद्यालय के अफसर बताते हैं कि इसके पिता की कुछ समय पूर्व ही मृत्यु हो गई है और इसकी माँ जो है कपड़े सिलकर इसका पालन पोषण करती है। पुरुषोत्तम दास का मन करुणा से भर जाता है। वो उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं। बाजार में उसके पसंद की अनेक वस्तुएं खरीद देते हैं और कुछ अपनी पसंद से भी खरीद देते हैं। शाम को जब लड़की बातें करते करते थक जाती है और उसे अपने घर ले आते हैं, वहाँ पर उसकी माँ नहीं होती है। वो कहीं कपड़े सिलती थी तो देने के लिए गई होती है। लड़की कार से सारा सामान निकालती है और खुश होती है। कभी गाड़ी चलाकर देखती है, कभी सुंदर कपड़ों को देखती है, कुड़ियों को देखती है। आज वो इसलिए खुश थी कि कल वो अपने सहेलियों को बता सकेगी कि उसके पास भी इतनी सुंदर वस्तुएं हैं और कोई उसे भी दयनीय दृष्टि से नहीं देखेगा। इतने में ही उसकी माँ आ जाती है और अपनी बेटी को गले लगाती है। कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे पाठशाला भी तुम्हें खोजने के लिए गई थी। तो लड़की सेठ की तरफ इशारा करके उस तरह आ जाती है और बताती है कि इन्होंने ही मुझे ये सब खरीद कर दिया है। सेठ को लड़की की माँ अपने घर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर पड़े हुए कपड़ों को एक तरफ कोने में डाल देती है। जैसा कि स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो भले ही परिस्थिति कितनी भी कष्टमय हो, वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहती हैं। उसके घर में आदर सत्कार के लिए उस समय कुछ भी नहीं था जो वो सेठ को प्रस्तुत करती। उसने अपने पति से सुन रखा था कि सेठ पुरुषोत्तम दास जो हैं वो बहुत ही दयावान हैं और दूसरों के प्रति दया भावना रखते हैं। सेठ रोहिणी की माँ से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बेटी के लिए मैंने छात्रवृत्ति का प्रबंध कर दिया है और मैं पुनः आते जाते समय आपकी बेटी से मिलने आऊँगा। और इस तरह सेठ कहकर चला जाता है और जब भी उसका पूना की तरफ आना जाना होता है तो वो बहुत से उपहार उसके लिए लेकर आता है और वो पुरुषोत्तम दास से बातें करके खुश होती है और इस तरह उसे सेठ जो है उसे अपने पिता के समान ही दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार कई साल बीत जाते हैं। लड़की बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर जाती है। अब उसमें समझदारी की भावना भी आ जाती है बहुत अधिक। वो पढ़ने में भी अति उत्तम है, सभी कामों में कुशल है। इसी समय सेठ का बेटा जो कि विदेश पढ़ने गया होता है वो इंजीनियर बनकर लौटता है और वहाँ पर अमेरिका में उसने बहुत अधिक नाम कमाया होता है। इसलिए एक पुरस्कार वितरण समारोह में उसका सम्मान करने के लिए मुंबई में एक जलसा रखा जाता है, जिसमें कौशल्या देवी रोहिणी को भी
आमंत्रित करती हैं। बहुत से लोगों को उस जलसे के लिए न्योता दिया जाता है, तो कौशल्या देवी रोहिणी को भी वहाँ बुलाती हैं। तो रोहिणी अपनी माँ रुक्मणी के साथ उस जलसे में भाग लेने के लिए पहुँचती है, जहाँ कौशल्या देवी उसे अपनी कार से लेने के लिए स्टेशन पर आती हैं और उसे देखकर खुश होती हैं और उसे गले लगाती हैं। सेठ पुरुषोत्तम दास के बेटे नरोत्तम दास का जलसा जो है वो समुद्र के किनारे ही रखा गया है। वहाँ पर बहुत अधिक अच्छी व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम शुरू होता है। रोहिणी बाई का भी वहाँ नाम है, क्योंकि उसने शास्त्री की पढ़ाई की है। तो लोग आपस में बात करते हैं कि इस जमाने में भी ऐसे श्रेष्ठ रत्न हैं जो इस तरह विद्या अध्ययन करते हैं। और नरोत्तम दास के स्वागत में रोहिणी एक देशभक्तिपूर्ण गीत गाती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम दास के बेटे को भी भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। वो वैसे तो बहुत अच्छा कुशल वक्ता है, लेकिन भाषण देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए वह मुश्किल से ही कुछ शब्द बोलकर बैठ जाता है। समारोह के जो संस्थापक हैं वो हार पहनाने के लिए जब अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं तो उन्हें रोहिणी का ही नाम समझ में आता है और वो उसे स्टेज पर बुलाते हैं। रोहिणी संकोच के साथ आती है स्टेज पर और थोड़ा सा शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए पुरुषोत्तम दास के बेटे नरोत्तम दास को हार पहना देती है, जो उसके स्वागत के लिए रखा गया होता है। और इस तरह समारोह समाप्त होने के बाद कौशल्या देवी रोहिणी को अपने घर रुकने के लिए कहती है। रुक्मणी घर वापस आ जाती है और रोहिणी एक हफ्ते के लिए वहीं पर रुक जाती है। उसके रुक जाने से कौशल्या देवी बहुत खुश होती हैं। वो उसकी विदाई के लिए बहुत सा सामान तैयार करती हैं। उनके घर में खुशी का माहौल रहता है। जब रोहिणी वापस जाने के लिए आती है तो अपने बेटे को कुछ उदास देकर कौशल्या देवी अपने बेटे से कहती हैं कि जाओ तुम ही जो है रोहिणी को पूना तक छोड़ आओ, वो अकेले क्यों जाए। इस पर उसका बेटा खुश हो जाता है। वो सोचता है इस तरह जो है रोहिणी के साथ कुछ समय बिताने के लिए मिल जाएगा और वह अपने दिल की बात भी कह सकेगा। इस तरह वह रोहिणी को पूना छोड़कर आता है। समय बीतता रहता है। यहाँ रुक्मणी की माँ को बहुत से लोग रोहिणी की शादी के लिए भी कहते हैं कि बेटी बड़ी हो गई है, कब शादी करोगे, जब उम्र निकल जाएगी। और रुक्मणी कोई भी लड़के का रिश्ता अगर उसके लिए आता था, बहुत से अच्छे अच्छे घरानों से रिश्ते आ रहे थे, तो हमेशा सेठ को लड़के का फ़ोटो भेज देती थी। सेठ कहता था अभी रुको, अभी ठीक नहीं है। और इस तरह एक महीने के बाद एक दिन जब रोहिणी अपने पाठशाला से घर आती है तो वो देखती है कि उसकी खाट पर एक पत्र पड़ा हुआ है, जिसमें कौशल्या देवी ने निवेदन किया है
कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम लोग उसको बेटी बनाकर ही अपने घर में रखेंगे, अपने पलकों पर बिठाकर रखेंगे और उसे जीवन की हर खुशी देंगे। अपने बेटे की बड़ाई मैं अपने मुँह से क्या करूं, लेकिन भगवान ने इन दोनों की जोड़ी को बनाकर ऊपर से ही भेजा है। इस प्रकार कुछ समय के बाद संस्कृत पाठशाला को ही सजाया और संवारा जाता है और वहाँ पर दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद संगीत समारोह चलता है। संगीत समारोह जब चल रहा होता है तो उस समय संगीत में नृत्य करने के बाद सेठ जी थक कर जब एक किनारे बैठते हैं तो रोहिणी वहाँ जाकर उनके चरण स्पर्श करती है तो सेठ जी उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं अब तो तुम हमारी बेटी बन गई हो, और इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, देखा आपने कैसे एक सेठ एक अनाथ लड़की को अपना लेते हैं, उसकी खुशियों का ध्यान रखते हैं और उसके जीवन में हर खुशी प्रदान करते हैं। यदि हर धनी व्यक्ति ऐसे ही सोच ले तो हमारे समाज का बहुत ही उद्धार हो सकता है। बच्चों, इस तरह आप लोग भी अपने जीवन में घटने वाली किसी भी घटना से यदि प्रेरित होते हैं और कहानी लिखकर मुझे भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।